नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। मैं हूं नवरत्न पाराशर। हम आपको कराएंगे दिन भर की खबरों से रूबरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के गोल बाजार पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही गोल बाजार व्यापारी महासंघ ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। 15 अगस्त के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कल देर शाम सीएम भूपेश बघेल गोल बाजार में व्यापारियों से मुलाकात की, जहां व्यापारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही गोल बाजार व्यापारी महासंघ ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। इस मौके पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजधानी स्थित गोल बाजार एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं अपितु पूरे रायपुर शहर की महत्वपूर्ण पहचान है। शासन की मंशा है कि इस अमूल्य धरोहर को सहेज कर रखा जाए, इसके मूल्य स्वरूप को बनाए रखते हुए सर्व सुविधाओं के साथ नए रूप में विकसित किया जाए। इस दौरान व्यापारियों के हित में लिए गए अभूतपूर्व फैसले के फलस्वरूप गोल बाजार व्यापारी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री बघेल का अभिनंदन कर आभार भी जताया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा सहित गोल बाजार व्यापारी संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पिछले दिनों नाचा नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने अमेरिका में भारत दिवस परेड में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्र ध्वज तिरंगे के साथ भारत माता की जय और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की गूंज से अमेरिका का वातावरण छत्तीसगढ़मय हुआ। शिकागो के इस रोड शो में छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते लोकगीत लाली परसा बन मा फूले, महुआ झरे रे भी गूंजे, जिसे सुनकर अमेरिकी नागरिक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस आयोजन में राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में स्थित घड़ी चौक की झांकी ने विदेशियों का मन मोह लिया। सावन का आज आखिरी सोमवार है और सुबह से ही रायपुर के हटकेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का विशेष तौर पर पालन भी कराया गया। कोरोना काल के बीच आज पूरे देश भर में चौथा सोमवार का जो है पर्व मनाया जा रहा है। ये पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिरों के लाइन में लगे हुए हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। किस तरीके से आज पूजा अर्चना की जा रही है, चूँकि लास्ट सोमवार है? देखिए, ये प्रति सोमवार अनुसार ही किया जा रहा है। सुबह 3 बजे भगवान शिव जी का हटकेश्वर नाथ जी का अभिषेक किया गया। उसके बाद जो है आरती महाआरती हुआ। महाआरती के बाद में भक्तगणों को 4 बजे से दर्शन कराना प्रारंभ करवाया गया। महाआरती रात को 10 बजे तक दर्शन करवाया जाएगा। उसके बाद मंदिर का पट बंद हो जाएगा। कुछ लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं, क्या कुछ मनोकामना लेकर पहुँचे हैं? मैं
2 साल हो गया सर आते हुए। अच्छा लग रहा है और यह भगवान से ही मैं मनोकामना करता हूँ कि हमारा जीवन अच्छा से चले, बढ़िया। आज सावन का चौथा सोमवार है और शिव भक्त सुबह से ही मंदिर आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा भक्त भी मंदिर पहुंचा है। हर्षवर्धन नाम है इनका। हर्षवर्धन, आप जो शिव तांडव सुना रहे थे उसको सुनाइए थोड़ा सा। और क्या क्या आता है आपको इसके अलावा, शिव तांडव के अलावा? श्लोक आता है हनुमान चालीसा। इस लोग सुना दीजिए। ओम कम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् पितरो महर्षि यमामित्रात्। तो देख सकते हैं छोटे से बच्चे हैं लेकिन उनको तमाम चीज़ें आती है। किस तरीके से श्लोक उसने बहुत अच्छे से सुनाया। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। प्रदेश में अल्प वर्षा की मार झेल रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा बयान दिया है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में खंड वर्षा हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दे दिया है। किसानों की फसलों को बचाने बांध से पानी छोड़ा जाएगा। दुर्ग और बालोद जिले में कम बारिश हुई है। तांदुला कॉम्प्लेक्स अभी सूखा है। आज शाम से ही किसानों को नहरों से पानी मिलेगा। खंड वर्षा के कारण हमारे किसानों को अब कहीं कहीं सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। 15 अगस्त को कल कार्यक्रम के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी से किसान प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी और जनप्रतिनिधियों ने भी उनसे लगातार मांग की कि अब जलाशयों से पानी छोड़ा जाना आवश्यक है। मैंने पहले कहा था कि दुर्ग बालोद जिले में वर्षा कम हुई है। मोंगरा तांदुला कॉम्प्लेक्स में पानी लगभग बहुत कम है और एमआरपी में रविशंकर परियोजना गंगरेल बांध में भी पानी 39% ही है। बहुत ज्यादा पानी छोड़ने की स्थिति में हम नहीं है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, अभी मानसून का पूरा वक्त बचा है, वर्षा होगी, हमको सबसे पहले किसानों के फसल बचाने की आवश्यकता है। इसलिए तत्काल किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बांधों से, बर्तनों से पानी छोड़ दिया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सिंचाई विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के साथ हमने बैठक लिया है। आज ही निर्देश जारी किया गया कि जितना पानी अभी बांधों में है, किसानों की फसल बचाने के लिए तत्काल आज से ही पानी खेतों के लिए, सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाए। और इस निर्णय को आज की बैठक में अंतिम रूप दे करके पानी छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। आज शाम से नहरों में पानी चलना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने के विरोध में जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। छात्रों का कहना है कि सभी को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफलाइन परीक्षा लेने की बात कर रही है। यह तो विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने के विरोध में ये देख सकते हैं जिला जो एनएसयूआई है वो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं और जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे।
आप लोग की क्या जिस तरीके से 6 महीने के कोर्स को विश्वविद्यालय प्रशासन 1 महीने में खत्म करता है और एक बेतुका सा बयान और फरमान जारी करता है कि 23 तारीख से परीक्षाएं होंगी, इसके विरोध में यूनिवर्सिटी अपना प्रदर्शन कर रही है। अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो कल हम कुलपति साहब के घर में तालाबंदी करेंगे। आज यूनिवर्सिटी गेट में तालाबंदी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हमारा मांग है कि जिस तरीके से 6 महीने के कोर्स को 1 महीने में कराकर तानाशाही रवैये से जिन्होंने परीक्षा का रिजल्ट वो डेट निकाला है, हम चाहते हैं उसे तत्काल रद्द किया जाए। और जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई है, यहाँ के टीचर्स ऐसे हैं विश्वविद्यालय के जो कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाने मत आओ, पढ़ा रहे हैं तो क्लास मत आओ, यहाँ कोरोना फैल जाए। पर परीक्षा के समय निकालते समय सारणी निकालते महीने कोरोना का ध्यान नहीं है। हम मांग करते हैं कि परीक्षा का जो तिथि निकला है उसे रद्द किया जाए और तत्काल ऑनलाइन मोड से परीक्षा लेने का निर्णय सबको दिया जाए। कुछ छात्रा भी पहुंची, उनसे बात करें। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग की क्या मांग है? सर, जिस तरह अभी हमारे यूनिवर्सिटी में ये किया जा रहा है कि भाई 6 महीने का जो कोर्स है हमारा, वो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, जिसे अभी 2 महीने की पढ़ाई में अब एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जा रहा है। ये कहाँ का वो है भाई? बस आप क्या कहना चाहेंगे? जो 6 महीने का एग्ज़ाम है वो 1 महीने में लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? भाई जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा होनी चाहिए। तो देख सकते हैं बहुत सारे जो छात्र हैं, एनएसवाई के और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। बहरहाल इस पर आप यूनिवर्सिटी क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ में खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। इस बैठक में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी सहित प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में कई अहम रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद हमारे संवाददाता ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से खास बातचीत की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज को जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, जिसके बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सामने आए। किस तरह की बैठक थी, क्या कुछ जानकारियाँ बताएं? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, के लक्ष्मण जी, पिछड़ा वर्ग के। हमने ये बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे पिछड़ा वर्ग के लिए न केवल नीतिगत फैसले 27% आरक्षण का निर्णय लिया, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्रियों की स्थिति आप देखें 33% ओबीसी के हमारे मंत्री हैं, 27 से ज़्यादा मंत्रियों को लिया गया है। और जो योजनाएं बन रही हैं वो गांव, गरीब और किसान के लिए है। ओबीसी वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए योजना। और जिस प्रकार 1,40,000 करोड़ किसान सम्मान निधि में राशि देकर किसान का सम्मान बढ़ाया है, किसानों के लिए केसीसी के माध्यम से पूरे देश के किसानों में समृद्धि आई है। तो ये बड़ी योजना है की शुरुआत उन्होंने की। काफी अहम रणनीतियों पर भी चर्चा हुई है। हाँ, दिन भर बैठ के चर्चा हुई। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने बैठक के बाद तमाम चर्चाएं की है। तो जैसे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नया कानून लाया गया ओबीसी वर्ग को लेकर, तमाम तरह की चर्चाएं इस बैठक में की जा रही है। वहीं अन्य अहम रणनीतियों पर भी आज इस बैठक में चर्चा की जा रही है। वीआईपी न्यूज़ के लिए होरी साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वीआईपी न्यूज़ नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारिश का ये मौसम किसानों के लिए वरदान होता है। सावन भादों का महीना ही किसानों के लिए खेती का मुख्य महीना होता है, मगर ऐसे वक्त में गरियाबंद विकास खंड के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं गरियाबंद जिले के जिम्मेदार अधिकारी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने का दावा भी कर रहे हैं। गरियाबंद जिले के आसपास के बरूला, धवलपुर, पीपरछेड़ी, आमदी में खाद के लिए रोजाना दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान चक्कर काट रहे हैं, पर खाद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। खाद की समस्या तो है अपने क्षेत्र में, और सबसे परेशानी ये है किसान को 15 जून के पहले
शासकीय नियम के अनुसार खाद और बीज मिल जाना चाहिए। बाकी अभी तक ये मानकर चलो 1 रुपया में 25 पैसा किसान को ही खाद बीज उपलब्ध हो पाया है और बाकी किसान खाद और बीज के लिए भटक रहे हैं। ज़्यादातर खाद के लिए, बीज का तो अपने कैसे करके दुकान से भी व्यवस्था कर लेते हैं, बाकी ज़्यादातर परेशानी खाद के लिए है। और समय में यदि खाद नहीं मिला तो उपज कम आएगा और उससे किसान का कहना चाहिए ये मानकर चलो 25 से 50% नुकसान होगा। ज़्यादातर हमारे जो ज़मीन है रासायनिक के आदी हो चुके हैं, उसके अनुसार से कहना चाहिए लेम्स या गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। कौन कौन से खाद की आवश्यकता है? अपने यहाँ सबसे पहले डीपी, यूरिया और पोटास और एक राखड़, ये 3-4 वैरायटी का जो खाद है उसके ज़रूरत ज़्यादा पड़ते हैं। अक्सर किसान को जैसे रोपाई के समय डीपी का और बुआई के समय राखड़ का, चलाई के समय पोटास यूरिया का, ये सब चीज़ अभी उपलब्ध नहीं है और इसी कारण कहना चाहिए सबसे ज़्यादा किसान को परेशानी हो रहा है और आर्थिक तंगी की शिकार हो रहे हैं किसान। खाद बहुत पहले से खुले से शासन द्वारा यहाँ फिर भी यहाँ तक के नहीं पहुँच पाया है और खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि शुरू में अपना यूरिया और राखड़ को ही दिए थे, इसके बाद यहाँ ना डीपी, सुपर फास्फेट को ये सारी चीज़ खाद तो उपलब्ध नहीं है, भिजवाई भी नहीं, ना छीट नहीं रहा किसान। बहुत तकलीफ हो रहा है खाद की दिक्कत। खाद तो मिलबे नहीं कर रहा है सर, और जो भी हम जाते थे अभी आए थे नहीं, पास नहीं कर रहे तो क्या करेंगे हम लोग? पैसा को ले जाए, पैसा को क्या करेंगे हम लोग? खाद तो चाहिए हमको, पैसा नहीं चाहिए हमको। डीपी चाहिए, यूरिया चाहिए, पोटास चाहिए। समय समय में हमारा समय जो निकल जा रहा है तो हम क्या करेंगे बताओ? जिला गरियाबंद में 8,000 मीट्रिक टन का टारगेट किया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। 8,000 मीट्रिक टन के रेस्पेक्टिव में 51,000 मीट्रिक टन, 51 मीट्रिक टन का भंडारण जिला गरियाबंद में हो चुका है और 4800 मीट्रिक टन किसानों को समितियों के माध्यम से प्रोवाइड किया जा चुका है। वर्तमान में गरियाबंद में मेरे गोदामों में 354 मीट्रिक टन शेष है। शेष मीन्स अभी अलग अलग समितियों से डिमांड आ रही है, जहाँ से डिमांड आती है उनके हिसाब से अपन खाद का सप्लाई करते जाते हैं। मांग के अभी रिसेंटली कुछ समितियों में डिमांड ज़्यादा आई थी, जैसे बिरौनी खाठा, पांडुका और छुरा। तो वहाँ पे अंतर एक गोदाम से दूसरे गोदाम कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार अपने ट्रांसफ़र करके उपलब्धता कराए थे। इसी प्रकार देवभोग मैनपुर में भी कमी की बात आई थी, तो राजीव के गोदामों से अपन ट्रांसफ़र करके वहाँ के समितियों में खाद की उपलब्धता कराए थे। इस प्रकार अगर किसी सेंटर वाइज में खाद की कमी हो रही है तो इन अलग अलग सेंटर जहाँ पे खाद अधिक मात्रा में है उसको ट्रांसफ़र करके समितियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। राजधानी रायपुर में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अब माना थाना इलाके में शादी का झांसा देकर 28 वर्षीय युवती से रेप का मामला सामने आया है। पेशे से ऑटो चालक सुनील चेलक नाम के आरोपी ने युवती से दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले टेमरी निवासी सुनील चेलक से पीड़ित युवती की मुलाकात हुई थी। इस दौरान आरोपी अपने घर ले जाकर पीड़िता से शादी करने की बात कहकर उससे शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद जब पीड़िता आरोपी सुनील से शादी की बात कहती थी तो वो लगातार इससे मना कर रहा था। आरोपी का नाम सुनील चेलक है, ये ऑटो चलाने का काम करता है। इसका 2019 दिसंबर से इनका लड़की के साथ संबंध था, उनसे दोस्ती हुई थी। तब से उसके साथ शादी के करूँगा करके दैहिक शोषण किया है, 2-3 बार उससे गलत काम किया है। उसके बाद उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसे प्रार्थिया ने थाना में आके रिपोर्ट किया है, आरोपी गिरफ्तार करके। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी विद्युत संविदा कर्मचारी रायपुर के बूढ़ा तालाब में पिछले 1 सप्ताह से धरना दे रहे हैं। सभी कर्मचारियों की मांग है कि सरकार सभी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करे। अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में वे उग्र प्रदर्शन करेंगे।
अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर के विद्युत के सविता कर्मचारी राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना दे रहे हैं। उनसे ही बात करेंगे, क्या कुछ आपकी मांग है, क्या कुछ मांग तक? सर, मेरा लड़का पेंड्रा में शहरी टाउन में संविदा में काम कर रहा था, करंट में चिपक के ख़त्म हो गया। अभी तक 6/5/2020 की घटना है। अभी तक के सरकार और प्रबंधन से मेरे को कुछ भी क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिया गया है। मैं शासन और प्रबंधन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे परिवार में एक ही लड़का मेरा था और कोई सहारा नहीं है। मेरे घर में 3 लड़की है, बड़ी लड़की की शादी हो गई है, 2 लड़की घर में है। कम से कम मेरे परिवार से एक लड़की को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और मेरे को उचित सहायता राशि दिया जाए ताकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके, मैं बढ़िया से जीवन यापन कर सकूं। और जो मांग है हम लोग को तीन मांग है, 3 मांग को उनको पूरा किया जाए। मैं शासन और प्रशासन से विनती करता हूँ। आज 10 तारीख से आज 16 तारीख हो गया, न सरकार से कोई आश्वासन मिल रहा है, न प्रबंधन तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है। हम लोग बार बार इंतजार कर रहे हैं उन लोग का कि आज हमारे पास आएगा, कल हमारे पास आएगा, ऐसे इंतजार करते हैं। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। मैं शासन और प्रशासन से विनती कर रहा हूँ कि मेरे परिवार से अनुकंपा नियुक्ति लिया जाए और मेरे को उचित सहायता राशि दिया जाए। और कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप लोग एक सप्ताह से हैं, आप लोगों की मांग पूरी नहीं, सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे आप? मैं हमारे सरकार से और आम जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम उनको 24 घंटा बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उनको 1 घंटे भी लाइन बंद होती है तो समस्या में पड़ जाते हैं कि हम टीवी देखें कि मोबाइल चार्ज कैसे करें करके। ठीक उसी प्रकार मैं अपने तकलीफ दुख दर्द को बता रहा हूं कि हमारी जिंदगी से लगभग 5.5 साल से जिंदगी लाइट बंद है हमारी जिंदगी से। तो हमारा क्या नियमितीकरण का मांग क्या सही नहीं है? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं बनता क्या नियमितीकरण का हक लेने के लिए? हमारी जो मांगे हैं वो जायज क्यों नहीं है? सरकार ही बताए। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अच्छी या फिर अन्याय के लिए ही मांग उठा रहे हैं। आपकी सुविधाओं पे जितना क्षमताओं के साथ में काम कर रहे हैं। 24 घंटे हम जब ड्यूटी में जाते हैं तो खंबे के नीचे जब से खड़े होते हैं तब से हमारे सर के ऊपर सिर्फ माउथ ही टकराता रहता है। हम खंबे में चढ़ते हैं तो चढ़ते समय भी गिर के मर सकते हैं, लाइन में भी करंट खा के मर सकते हैं। रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, 12 बजे हो, कितने समय भी हो, बारिश का समय हो, गर्मी का समय हो, हम कभी पीछे नहीं हटते। लाइन बंद है तो लाइन बना के चालू करके देते हैं आपको। उस समय किसी भी जंगल झाड़ी, भालू, पेड़ पशु पक्षी, सांप बिच्छू से सब चीज का खतरा रहता है। उन सबको झेलते हुए हमारे 20 भाई शहीद हो गए। क्या उनको न्याय देने के लिए हम नियमितीकरण की मांग करना क्या जायज नहीं है? क्या सरकार और प्रबंधन को विशेष ध्यान देना चाहिए इस ओर में और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। और कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। 1 सप्ताह हो गए, सरकार आप लोगों की मांग पूरी नहीं कर रही है। बिल्कुल, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? बिल्कुल, आज ये हमारा धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। सरकार कोई सूद लेने नहीं आ रही है। अगर इसी तरह हमारा हाल रहा तो आप हमारी भीड़ एक बार कैमरा दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे संविदा भाइयों में कितना अब जोश से भरा हुआ है, जो बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। आगे जो भी गलत कुछ कदम उठाने के लिए हम लोग अब मजबूर होंगे तो उसका सीधा जवाबदारी प्रबंधन और सरकार की होगी। अतः इससे मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग को नियमित किया जाए और जो शहीद दिवंगत परिवार हैं उनको जल्द से जल्द अनुकंपा नौकरी दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। तो संविदा के कर्मचारी हैं, उन लोगों की एक ही मांग है कि जो लोग हैं उन लोगों को संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण साफ तौर पर करना चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर कब तक निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज, रायपुर। मोबाइल चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। मामले में माना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गुलामे मोहम्मद, उत्तम सारथी और संतोष जगत शामिल हैं। तीनों में से 2 आरोपी टिकरापारा और एक कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 नग मोबाइल बरामद कर लिया है।
आरोपियों ने ढूमर तराई स्थित शराब दुकान में शराब लेने गए लोगों के जेब से मोबाइल चुराया था। कल एक तीन मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुआ था और जिससे पुलिस तत्काल उसकी पतासाजी में लग गई। पतासाजी के दौरान 3 आरोपी को लाकर पूछताछ किया गया। उसमें गुलाम मोहम्मद, उत्तम सारथी और संतोष जगत है। तीनों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो तीनों ने स्वीकार कर 3 मोबाइल और एक्टिवा जब्त कराया है। 22,000 कीमती है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के गृह जिले के स्कूलों का हाल बदहाल है, जिसे देखने वाले अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने भी अपने आंखें बंद कर रखे हैं। शायद वे भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे होंगे। सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक का प्राथमिक शाला का भवन जर्जर हो गया है। 2 दिन पहले स्कूल के एक कमरे का प्लास्टर भी गिर चुका है। वहीं बचे 3 कमरों की छतों में भी दरार आ गई है। स्कूल के ऑफिस का भी हाल बेहाल है। ऐसे में कभी भी ये भवन गिर सकता है। बहरहाल स्कूल में 53 बच्चे अपनी जान खतरे में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी दिन कुछ हो सकता है। बच्चों की जान को हर समय खतरा बना रहता है। जबकि स्कूल के प्रधान पाठक ने अपने अधिकारियों को कई बार इस बारे में अवगत भी करवाया है। इस विषय में स्कूल शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। ये पिछले 2-3 वर्ष से इसका छत गिरना चालू हुआ है। इस समय कई अधिकारी भी आए, हमारे अधिकारी भी आए, सबको दिखाया कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है और इसका छत गिर रहा है। और इस वर्ष फिर भी कार्यालय का और सामने का भी पूरा छत गिरना चालू हो गया है। इसलिए सलाह भवन लगाने योग्य नहीं है, लेकिन मजबूरी की वजह से हम अपना यहाँ किसी प्रकार से देखो कि लगा रहे हैं। तो किसी कभी भी समय यहाँ हादसा होने का शंका है। इस समय बहुत दिक्कत होता है, लगता है कब गिर जाएगा, क्या होगा, लेकिन स्कूल भी लगाना हमारा मजबूरी है। इसलिए स्कूल को संचालन किसी प्रकार से कर रहे हैं। इसकी जानकारी दे दी गई है और यहाँ कई अधिकारी जांच में भी आए थे। स्कूल देखने आते हैं तो उनको भी दिखाते हैं कि हमारा शाला भवन जो है पूरा जर्जर है, यहाँ शाला भवन लगाने योग्य नहीं है। और जो जानकारी यहाँ से मांगा भी जाता है, हर जानकारी स्कूल को जर्जर लिख कर दिया जाता है। देखिए, स्कूलों की जो जर्जर की स्थिति है कोई एक दिन में नहीं हुआ है। ये बहुत पहले से अब चलता आ रहा होगा। लेकिन वो जहाँ जहाँ इस प्रकार की शिकायतें जा रही हैं उनको मरम्मत का, अतिरिक्त कमरे का, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पढ़ाई में निरंतर बनी रहे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजधानी के पंडरी स्थित जिला अस्पताल में खास 22 बिस्तरों का प्री फैब्रिकेटेड पोर्टेबल अस्पताल तैयार किया गया है, जिसमें 4 आईसीयू भी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर आने की तैयारी चल रही है। जिला अस्पताल रायपुर में प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स बनाए गए हैं, जहां 20 बिस्तर का यूनिट बनाया गया है। इसी की चर्चा अपन करते हैं सिविल सर्जन पीके गुप्ता जी से, जो हमें बताएंगे अच्छे से कि पूरा क्या है यूनिट और क्या है इसकी विशेषताएं। नमस्कार सर। ये एक प्री फैब्रिकेटेड वार्ड है स्पेशली फॉर कोरोना पेशेंट्स, और ये पहले से बना हुआ वार्ड है जो चेन्नई से रायपुर शिफ्ट होकर आया है। और इसका यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलेशन हुआ है, कंस्ट्रक्शन इसका वहीं हो चुका था। और ये अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन से हमको डोनेशन से मिला है। इसमें टोटल 4 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल आप सैंपल देख रहे हैं। यहाँ पे ये आईसीयू बेड हैं 3 और ये 6 बेड हैं। यहाँ पे एयर कंडीशन है, फ़ैन लगे हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, एक अटैच्ड टॉयलेट भी है और एक सिस्टर के लिए चेयर है, दवाई रखने के लिए अलमीरा है। तो इमीडिएट महामारी में या कैलेमिटीज़ में जब मासेस में कहीं प्रॉब्लम होता है, लाइक बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, जहाँ पे इमीडिएट वार्ड चाहिए, तो जो रूटीन सिविल वर्कर के जो वार्ड बनते हैं उसमें 4 से 6 महीने कम से कम लगेगा और ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। तो अभी आपके सामने है ये तैयार किया हुआ। क्या विशेषताएं रहेंगी अगर मान लीजिए अगर तीसरे वेव हम तो कहते हैं कि ना अगर आती है तो इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर? जिला अस्पताल रायपुर में जो है आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर ऑफ बेड जो है, जब अपने को जैसे आपने सुना होगा रायपुर में जब दूसरी लहर आई थी तो इतने ज़्यादा अचानक से पेशेंट बढ़ गए थे कि वार्ड्स के बेड बहुत कम रहे थे। स्ट्रेचर में, व्हील चेयर में, ज़मीन में, सब तरह मरीजों को लेटाना पड़ गया था। तो ऐसी स्थिति में इन वार्ड्स का उपयोग है जो तुरंत मतलब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के नोटिस में ये बन सकता है। ये इसकी विशेषता है। बाकी तो सिंपल वार्ड होता है, उसे बेड है, आईवी स्टैंड है, बिजली का कनेक्शन है।
तो जैसा कि आपने सुना, सिविल सर्जन पीके गुप्ता जी ने बताया कि दूसरी वेव के बाद जो हमने कमियां देखी गई थी, थर्ड वेव अगर आती है तो उसको हम कैसे पूरी कर सकते हैं। जो हमको खामियां दिखी थी सेकेंड वेव के दौरान, वो थर्ड वेव में ना आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रात 8:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए देश दुनिया की बाकी खबरें VIP न्यूज़ पर।